हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ। जो आज की वीडियो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ साथ जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी मैं बना रहा हूँ। आज का टॉपिक है डेंटल केरीज, द सेकंड मोस्ट कॉमन डिसीज जो हर इंडिविजुअल में पाई जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डेंटोरल गुरु। थैंक यू। डेंटल केरीज यानी कि दांत का कीड़ा लगना, जो आपको टूथ के ऊपर ब्लैक डिस्कलरेशन दिखती है, वो है डेंटल केरीज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंटल केरीज होता क्या है, ये प्रोग्रेस कैसे करती है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कई बेनिफिशियल है तो कई का हार्मफुल इफेक्ट भी है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सेम हमारी ओरल कैविटी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उनका बेनिफिशियल रोल भी है, उनका हार्मफुल रोल भी है। इन कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे प्रेजेंट हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, ना वो कोई इफेक्ट शो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं शो कर रहे, जस्ट नॉर्मल आपकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। जैसे कि आपने डायलॉग सुना होगा कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। वैसे ही कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल शांत अपना बैठे हुए हैं, लेकिन तब तक अपना काम नहीं करते जब तक आप उनको उंगली नहीं करते। जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रोवोक करते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है डेंटल केरीज, उसके बारे में बात करते हैं। डेंटल केरीज किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। एंड ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है? जो सबसे मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। वो हमारे ओरल कैविटी में बेहद अमाउंट में पाया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट ही रिस्पॉन्सिबल है डेंटल केरीज के लिए। और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट द मेजर रोल वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस प्ले करता है। बट डेंटल केरीज इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिसीज, मतलब इसके और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि डेंटल केरीज को प्रमोट करते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो डेंटल केरीज प्रमोट करें। ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज होस्ट, हमारा टीथ की पोजीशन, हमारा सलाइवा कैसा है। सेकेंड वन इज अ डाइट, हम कैसा खाना खाते हैं। थर्ड इज ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए वो खाना हमारे मुंह में रहता है। एंड द फोर्थ वन इज अ बैक्टीरिया, जो कि हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के बारे में अब पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर है डाइट, फूड। आप कैसा खाना खा रहे हैं, कितनी देर तक वो आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, ये सब डिपेंड करता है डेंटल केरीज के होने या ना होने पर। जैसे कि आप स्टिकी फूड खा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज वगैरह, वो आपके दांतों के साथ चिपकी रहती है। या फिर आप नॉर्मल चपातीज वगैरह भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने माउथ वॉश नहीं किया, तो उससे क्या होगा, वो फूड आपकी ओरल कैविटी में पड़ा रहेगा एंड वो धीरे धीरे एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। हमारा दांत 3 लेयर का बना होता है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। एंड इनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कि बोन से भी ज़्यादा हार्ड है, बट एसिड प्रोडक्शन की वजह से इनेमल हमारा धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। बट डाइट एक दूसरा रोल भी प्ले करती है, जो कि है प्रिवेंशन का। आपने सुना होगा फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड आजकल आपकी नॉर्मल डाइट में भी मिलता है। आजकल काफ़ी वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम चले हैं जिसमें आपको फ्लोराइड मिलता है। सॉल्ट फ्लोरिडेशन उसमें मिलता है, नमक में आपको मिल जाता है, ठीक है, दूध में भी मिल जाता है। बाकी आजकल जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी आपको फ्लोराइड मिलता है। फ्लोराइड आपके टूथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस उसको साथ के साथ डेंटल केरीज से प्रिवेंट भी करता है। और आपको डाइट में विटामिन डी वगैरह भी चाहिए, क्योंकि विटामिन भी आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड विटामिन सी जो आपको काफ़ी सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, विटामिन सी आपके गम्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। सेकंड फैक्टर है दैट इज़ टाइम, ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि जितनी देर फूड आपके ओरल कैविटी में रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डेंटल केरीज होने के लिए। आप जितनी जल्दी अपने टूथ को क्लीन करेंगे, अपने ओरल कैविटी को क्लीन करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस डेंटल केरीज के कम हो जाते हैं। थर्ड फैक्टर है होस्ट, यानी कि हम खुद इंडिविजुअल्स। हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस होता है एंड सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए।
एंड शायद आपको ना पता हो कि आधी से ज़्यादा डाइजेशन तो हमारी ओरल कैविटी में हो जाती है। सो ओरल कैविटी में डाइजेशन के साथ आपको फ्लोराइड भी मिलेगा और वो टूथ को प्रिवेंट करेगा। ऊपर से सलाइवा जितना भी ज़्यादा डेब्रिस और फूड अकेमुलेट होता है उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में होना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन कई ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, जिसकी वजह से सलाइवा प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारे ओरल कैविटी में कम हो जाती है और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे हम कहते हैं ज़ीरोस्टोमिया, जिसकी वजह से हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस होना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स में कैविटीज़ और डेंटल केरीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऐसे लोगों में हम आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स देते हैं ताकि डेंटल केरीज के चांसेस कम हो जाएं। बाकी होस्ट फैक्टर में आपकी टूथ की पोजीशन भी आ जाती है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सारी सरफेसेस को क्लीन करना काफ़ी मुश्किल है, तो जिसकी वजह से डेंटल केरीज होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। द लास्ट फैक्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड बाकी और भी बैक्टीरियाज हैं जो कि डेंटल केरीज को प्रमोट करते हैं। बट अब आप जितनी ओरल कैविटी को क्लीन रखेंगे उतनी ही चांसेस है कि इन बैक्टीरिया की प्रोडक्शन कम हो जाए। सो ये तो हो गया डेंटल केरीज क्या होता है, कैसे प्रोग्रेस करती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं जिनसे डेंटल केरीज उगती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इज प्रिवेंशन। एंड आप सबने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आपको कुछ नहीं करना, आप बस दिन में 5 से 7 मिनट निकाल लीजिए अपनी ओरल कैविटी के लिए एंड डेंटल केरीज के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सो सबसे पहले वो सजेशन जो आप सबने सुनी होगी कि दिन में 2 बार ब्रश करना, एक सुबह और एक रात को। एंड मेरी पर्सनल एडवाइस है कि एक ब्रश तो आप डिनर के बाद करें और जो सेकंड है वो आप ब्रेकफास्ट के बाद करें, क्योंकि जब रात को आप ब्रश करेंगे तो ओरल कैविटी क्लीन होगी एंड आप रात को कुछ खाएंगे नहीं सोने के बाद, और उठने के बाद आप जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं तो फूड अकेमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उसके बाद आप ब्रश करें तो आपकी ओरल कैविटी फिर से क्लीन हो जाएगी। सेकंड इज डेंटल फ्लॉस, दांतों की बीच में से साफ करना, दैट इज इंटरडेंटल एरियाज। और हमारे ऐसे 2 एरियाज हैं जहां पर डेंटल केरीज होने के काफी चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट है दैट इज ओक्लूजल सरफेस, जहां से आप खाना खाते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज इंटरडेंटल एरियाज, ये दांतों के बीच की जगह, यहाँ पर खाना खाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और हम ब्रश करके ये एरिया तो क्लीन कर लेते हैं, ये एरिया भी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम कभी भी इंटरडेंटल एरियाज क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि ब्रश हमारा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लॉस करेंगे। फ्लॉस कुछ नहीं है, जैसे एक धागे की तरह होता है जैसे हम दांतों को साफ करेंगे। बाकी आप इंटरडेंटल एरियाज को क्लीन करने के लिए आजकल मार्केट में काफ़ी इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं जो आपके इंटरडेंटल एरियाज को क्लीन कर देगा। सो इंटरडेंटल एरियाज को साफ करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अंदर खाना फंसा रहता है और हमें पता भी नहीं लगता, और धीरे धीरे ये केरीज को प्रमोट करता है। और साथ के साथ जो आपके मसूड़े हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो टूथ को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपका टूथ मोबाइल होना शुरू हो जाता है। थर्ड क्या करना आपने, माउथ वॉश और माउथ रिंस। मार्केट में काफ़ी आपको माउथ वॉश मिल जाएंगे, ठीक है, मेडिकेटेड भी होते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करना, कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते माउथ वॉश डेली हर मंथ के बेसिस पे, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आपके घर में पानी तो होगा ना, तो क्या करना है, जैसे कुछ भी खा रहे हो उसके 10-15 मिनट बाद आपने माउथ वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी के साथ, या आप वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें नमक डाल के आप माउथ रिंस कर सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है, ना खर्चा आएगा ना कुछ, और आपका चांसेस ऑफ केरीज भी आपके काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। और काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है ब्रेथ माल ऑर्डर, यानी कि मुंह से गंदी सांस आना। तो उसका भी तरीका है, एक तो जो आप खाना फंसता है उसकी वजह से भी आ सकती है ये, और सेकंड क्या है कि आपने अपनी टंग क्लीन करनी है, आपको टंग क्लीनर्स मिल जाएंगे। सो टंग रेगुलर क्लीन करनी है, जिसकी वजह से ब्रेथ माल ऑर्डर जो मुंह से गंदी स्मेल आती है वो काफ़ी कम हो जाती है। एंड लास्ट वन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो
इंडिविजुअल्स करते ही नहीं है वो है रेगुलर डेंटल विजिट। हर 6 मंथ के बाद आप डेंटिस्ट के पास जाएं और रेगुलर चेकअप करवाएं। जितनी जल्दी रेगुलर चेकअप करवाएंगे आपको उतनी जल्दी पता लग जाएगा डेंटल केरीज का, और आप उतनी जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज डेंटल ट्रीटमेंट। अब जो डेंटल केरीज लग चुकी हैं उनका तो एक ही इलाज है कि उनको निकालना पड़ेगा, दैट इज अ रिमूवल ऑफ डेंटल केरीज। लेकिन कई इंडिविजुअल डेंटिस्ट के पास विजिट करने से पहले पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट करते हैं कि दर्द हो रहा है तो पेन किलर खा लो, एंटीबायोटिक खा लो। बट ये पेन किलर एंड एंटीबायोटिक दीज आर जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन तो आपको डेंटल केरीज रिमूव ही करवानी पड़ेगी, उसके बिना आपको दर्द होता रहेगा। आज दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन कल आपको दर्द होगा। सो मेन स्टे इज रिमूवल ऑफ डेंटल केरीज। एंड ये फैक्ट है कि जितनी जल्दी डेंटल केरीज प्रोग्रेस होगी, जितनी डीप वो डेंटल केरीज प्रोग्रेस होगी, उतनी आपकी जीभ डेली होगी। सो तभी कहते हैं कि रेगुलर विजिट करवाते रहो ताकि उतनी जल्दी आपको डेंटल केरीज का पता लग जाए और उतना ही आपका खर्चा बचे। अगर तो आपका नॉर्मल डेंटल केरीज है, नॉर्मल ऊपर ऊपर है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई पेन वगैरह नहीं है एंड वो इतनी डीप भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? रेस्टोरेशन। आपने जस्ट कीड़े को निकालना है और खुद को नॉर्मली रिस्टोर कर देना है। सेकेंड इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब वो कीड़ा आपके नस तक पहुंच जाता है यानी कि पल्प तक पहुंच जाता है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। नहीं तो वो आगे जाके आपके दांत की जड़ तक पहुंच जाएगा या वो धीरे धीरे आपकी हड्डी को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आउट ऑफ 100 पीपल 90 लोग ऐसे होंगे जो कैपिंग नहीं करवाएंगे। और कैपिंग क्या होती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हमेशा हम टूथ के ऊपर क्राउन लगाते हैं, बिकॉज हमारी एक तो टूथ इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, बिकॉज उसमें से 70 to 80% वाटर लॉस हो जाता है, और दूसरा हमारा मैस्टिकेटरी फोर्सेस जो हमारे मुंह के मसल से आती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो दांत को तोड़ सकती हैं। तो अगर वो दांत टूट ही गया तो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने का फ़ायदा है क्या? तो आप उसको निकलवाओगे, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन करवाओगे, उसका खर्चा अलग पड़ेगा। फिर आप उसके ऊपर दांत लगवाओगे, न्यू टूथ लगवाओगे। कहाँ आपने एक टूथ लगवाना था, अब आपको उस टूथ को सपोर्ट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा और निकालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। अब कई इंडिविजुअल्स कहते हैं कि हमने वो भी नहीं लगवाना, फिर आप क्या लगवाओगे? इम्प्लांट, जो कि कितने हज़ारों का पड़ता है। तो आपने कुछ पैसे बचाने के लिए और अपना कुछ टाइम बचाने के लिए आपको अब हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सो इससे अच्छा यही है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद कैपिंग ज़रूर करवाएं, और वो मस्ट है। इससे आपका समय भी और आपका पैसा दोनों बचेगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज कि अगर आपका दांत बिल्कुल ही ख़राब हो गया कि अब वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी बच नहीं सकता, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? एक्सट्रैक्शन। तो फिर वो दांत को निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सट्रैक्शन के बाद ये मस्ट है कि आप उसको रिप्लेस ज़रूर करवाएं। रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिप्लेस नहीं करवाएंगे, मानो ये दांत निकल गया, ये दांत निकल चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ये नीचे वाला दांत है उसके बिल्कुल नीचे वाला वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसको ऑपोजिट को सपोर्ट नहीं मिल रही। जो इसके साथ वाले दांत है उनका एंगुलेशन वो इधर आने शुरू हो जाएंगे, ये वाले इधर आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा? जो ये बोन सपोर्ट कर रही है इस टूथ को, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे रिजॉल्व करनी शुरू हो जाएगी। सो इसीलिए अगर ये सब को प्रिवेंट करना है तो आपको एक्सट्रैक्शन के बाद टूथ को रिप्लेस करवाना ज़रूरी है। सो ये था आज की वीडियो कि डेंटल केरीज क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट पार्ट।